उस समय यासीन मलिक है, बिट्टा कराते हैं, इन सब के इंटरव्यूज़ भरे पड़े हैं। आप उसे सुन सकते हैं। मैं आपको ये बिट्टा कराटे का कुछ इंटरव्यू के कुछ पार्ट सुनाता हूँ। तंग आकर मैं उसमें गया, बस हम लोगों की कहाँ जाने शुरू कर ली, मैं कहाँ उनकी जाने ले लिया हमने। मुझे ऊपर से आपको मिलता था इशफाक मुजरवानी। नहीं, हमारे जहन में उसको क्या था कि हम कश्मीर को अलग करेंगे, लिबरेट करेंगे। वही हमें मतलब इधर से सिखाते थे। नहीं, गुलामी कहाँ। मैंने कहा ना, पहले हम जब ज्वाइन करता है कोई लड़का, ज्वाइन होने से पहले वो हाल उठवाते हैं, ये काम है जी, अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं। 10-12 हमारे होंगे, अब 20 ही लगा दीजिए, 20 ही हमारे। पहला मर्डर मैंने सतीश को मारा, सतीश कुमार तिक्कू, पंडित लड़का। मैंने कहा ना, मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलता था कि फलानी को मारो। अगर मेरी जगह किसी और को मिल जाता कि फलानी को मारो, उसको मारना था। इनसे हम सिक्योरिटी वालों पर एक्शन फायरिंग करते थे, साथ देते थे। अच्छा, मैक्सिमम मैं सर का या हार्ट का लगाता था। कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस से आप ये शिक्षा ले सकते हैं कि आप कितने भी शास्त्र में निपुण हो जाएं, कितने भी विद्वान हो जाएं, प्रभावशाली हो जाएं, लेकिन जहाँ पे लठ चलेगी वहाँ पे आपकी विद्वता धरी की धरी रह जाएगी। नमस्कार, सभी का स्वागत है। सिनेमा के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करता, कारण ये है कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है और इन विषयों पे टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके बारे में मेरा ज्ञान कम है। एक मूवी आई है कश्मीर फाइल्स। अब ये सिनेमा की चर्चा चारों तरफ है। 11 तारीख को ये फिल्म रिलीज हुई है। विवेक रंजन अग्निहोत्री इसके डायरेक्टर हैं और जिस तरीके से ये फिल्म पूरे भारत के जनमानस पे छा गई है, तो इसके बारे में चर्चा थोड़ा सा बनता है। आज मैं इस पिक्चर को देख के आया हूँ और स्तब्ध हूँ। स्तब्ध इसलिए हूँ कि इसमें जो कथानक और जिन घटनाओं को जिस तरीके से पिरो कर दिखाया गया है, वो मन को बहुत ही द्रवित कर देती हैं। आप इमोशनल हो सकते हैं और आप ज़्यादा भावनात्मक हैं तो आपके आंखों में आंसू आना लाजमी है। विवेक रंजन अग्निहोत्री और उनकी पूरी टीम साधुवाद के हकदार हैं। कारण सिर्फ ये है कि उन्होंने बिना लाग लपेट के एक ऐसे विषय को छुआ है जिससे लोग परहेज करते हैं, और उन्होंने जो सत्य दिखाया है उसमें कोई भी मिलावट नहीं की है। वहाँ पे कोई इक्वलाइजर नहीं किया है, उसको कोई फॉल्स पैरेलल इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश नहीं की है। जो जैसा हुआ है वो वैसा उन्होंने दिखाया है, इसलिए ये सब के सब साधुवाद के पात्र हैं। आप नैरेटिव की ताकत देखिए कि पूरा का पूरा वामपंथ और पूरा का पूरा दलाल मीडिया हमेशा से ही इस पूरे घटना को कश्मीरी पंडितों का पलायन बताकर आता है। अब कश्मीरी बता देने से वो पूरे भारत से पहले अलग कर देते हैं, और दूसरा पंडित बता के उन पे हुए अत्याचारों को ये कम कर देते हैं। कारण ये है कि ब्राह्मण जो हैं, जो पंडित हैं, वो तो हमेशा से शोषणवादी रहे हैं और उन्होंने शोषण किया है, तो उसके प्रतिकार में इस तरह के नैरेटिव बताने की कोशिश की जाती है कि उनके ऊपर अगर कोई हमला हुआ, कोई अत्याचार हुआ, तो वो जस्टिफिएबल है क्योंकि ये तो खुद अत्याचारी हुआ करते थे। परंतु सच्चाई बिल्कुल इसके इतर है। महज 2% की माइनॉरिटी, ये जिसको कश्मीरी पंडित कहा जाता है, मैं तो कश्मीरी हिंदू कहता हूँ और वैसे भी मैं हिंदू कहूँ, उनको पूरे के पूरे मेजोरिटी ने एक साथ मिलकर धावा बोल दिया था। कई लोग इसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बताते हैं। आप जब इन घटनाओं को देखेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। आप एक एक हत्या के पीछे की कहानी जब समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये कोई टेररिज्म नहीं था। टेररिज्म तो था ही, लेकिन ये जो कहते हैं कि कोई ग्रुप है, कोई गुटबाजी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो टारगेट कर रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ग्रुप जो टेररिस्ट आउटफिट थे वो तो टारगेट कर ही रहे थे, परंतु उसके साथ आम कश्मीरी जिहादी भी उसमें शामिल था। मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो रहे थे कि हिंदुओं यहाँ से वापस चले जाओ, हमें कश्मीर चाहिए हिंदू औरतों के साथ और हिंदू मर्दों के बिना। इस तरह के नारे लगते थे। दूसरा ये नारा एक कश्मीरी भाषा में लगाते थे, तालिब गालिब या सालिब, अगर मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ। कहने का इसका मतलब ये है कि या तो कन्वर्ट हो जाओ, या फिर कश्मीर छोड़ के चले भाग जाओ, या फिर मर जाओ। तो ये 3 ऑप्शन दे दिए गए थे। इस दौरान 2000 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई, ये डॉक्यूमेंटेड है, और 4 से 5 लाख लोगों का
पलायन हो गया। किन किन लोगों की हत्याएं हुई उनका लिस्ट काफ़ी लंबा है, परंतु कुछ प्रमुख लोग हैं जिनके नाम मैं आपको बता देता हूं। उसमें है न्यायाधीश नीलकंठ गंजू, उन्होंने एक टेररिस्ट को फांसी की सजा दी थी, हाई कोर्ट के जज थे। टेलीकॉम इंजीनियर बालकृष्ण गंजू, इनको भी मार दिया गया। दूरदर्शन के निदेशक थे लसा कोल, उनको मार दिया गया। एक नेता हुआ करते थे हिंदू हित के नेता टीकालाल टपलू, इनकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा एक सरला भट्ट नाम की महिला थी जिनके साथ गैंग रेप किया जाता है और उसके बाद उसको आरी से चीर दिया जाता है। एक और महिला थी, उनके साथ भी गैंग रेप किया जाता है। रेप की घटनाओं को तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बिल्कुल रिपोर्ट ही नहीं किया। अगर ये पीड़ा, ये त्रासदी आपको सुननी है तो किसी कश्मीरी जो इसका खुद विक्टिम है, जो उस समय वहाँ पे था, वो आपको बता सकता है। तो ये फिल्म में कुछ ऐसी ही घटनाएं दिखाई जाती हैं। जो लोग इसे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बताते हैं या टेररिज्म की घटना बताते हैं, ऐसा ये बिल्कुल नहीं था। कश्मीर के आम लोग इन 2% पंडितों के जान के दुश्मन हो गए थे, उनके प्रॉपर्टी के दुश्मन हो गए थे। बगल का पड़ोसी बता देता है आतंकवादियों को कि ये आदमी कहाँ छिपा हुआ है, और उस चावल के कनस्तर में वो आदमी छिप जाता है। कनस्तर पे गोलियां चलाई जाती हैं, उससे रक्त की धारा बह निकलती है, उसमें चावल सन जाता है, और उस सने हुए चावल को उसके छोटे बच्चे के सामने, उसके बाप के सामने, वृद्ध पिता के सामने उस औरत के मुंह में ठूस दिया जाता है। ये पिक्चर में एग्जेगरेशन नहीं किया गया है, ये बिल्कुल सत्य घटना है। और बताना वाला कौन है? वही जिसके साथ ये हमेशा रहते हुए आए हैं, पड़ोसी था, ये बताता है। दूसरा, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें वहाँ पे आम लोगों की संलिप्तता टेररिस्ट के साथ हैंड इन हैंड पाई गई। मतलब वहाँ के लोग भी चाहते थे कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। एक और घटना उल्लेख में आती है कि बगल में रहने वाला एक मुल्ला, जिसको एक पंडित होते हैं, उनके घर की लड़कियाँ उनको दादाजी कहती हैं। जब ये सब चल रहा था और वो लोग जब वहाँ से पलायन करने के कगार पे आ जाते हैं और मृत्यु के भय से बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं और उनके परिवार पे हमला होता है, तो ये बगल का पड़ोसी उसकी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करता है। तो ये तो कोई टेररिस्ट नहीं था, ये तो वहाँ का आम आदमी था। तो क्या मानसिकता है जो पास में रहे, साथ में रहे व्यक्ति को अचानक पैशाचिक प्रवृत्ति करने पे मजबूर कर देता है। अफ़गानिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे हिंदू और बौद्ध क्षेत्र थे। जब से इस्लामिक आक्रमण यहाँ पे शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ये क्षेत्र इस्लाम के अधीन आते गए और तलवार के बल पे या फिर प्रलोभन के बल पे इन यहाँ की आबादी को धीरे धीरे कन्वर्ट करते चले गए ये लोग। और उसके बाद ये जो कन्वर्ट हुए लोग थे, उन्हें अपने आप से, अपने पूर्वजों से, अपनी संस्कृति से इतनी घृणा हो गई कि उन्होंने अपने ही लोगों का, ये जो कश्मीर में जो लोग मार रहे थे 10 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 2 पीढ़ी पहले, ये सब के सब हिंदू थे और मार रहे थे किसको? हिंदुओं को ही। मतलब कन्वर्ट हो जाने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि आदमी अचानक से अपनी मानवीय प्रवृत्ति छोड़कर पैशाचिक प्रवृत्ति का अनुकरण करने लगता है। इसका मूल स्रोत में वो इस्लामिक चिंतन है जिसमें जो गैर मुस्लिम है उसको लिए ये धरती है ही नहीं, वो फिसाद फिल अर्ज कर रहा है, इस धरती पे फसाद का वो कारण है और उसको जीने का अधिकार नहीं है। तो जब ये जहाँ पे ताकत में आ जाते हैं, जहाँ बहुसंख्यक हो जाते हैं, वहाँ पे अल्पसंख्यकों का कोई ह्यूमन राइट होता नहीं है, उनको वहाँ से निकलना पड़ता है, मारना पड़ता है या कन्वर्ट होना पड़ता है। तो जो इनके 3 नारे थे, कन्वर्ट हो जाओ, भाग जाओ या मार दिए जाओ, ये कोई 1990 की घटना नहीं है। ये पूरा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तक्षशिला, पेशावर, ये रावलपिंडी का पूरा इलाका, ये सब हिंदू और बौद्ध क्षेत्र थे। धीरे धीरे इस्लामिक आक्रांता वहाँ पे आए और उन्होंने अपनी इस पैशाचिक मनोवृत्ति को वहाँ के लोगों में इनकल्टिकेट किया। पहले तो उनको जोर जबर से, तलवार से डरा के, धमका के, प्रलोभन दे के कन्वर्ट किया, और जब वो कन्वर्ट हो गए तो उनके दिमाग में इस चिंतन का विष भरा गया। कश्मीर में जो लोग मार रहे थे वो 10 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 3 पीढ़ी पहले सबके सब हिंदू थे, परंतु जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो उन पे ये चिंतन हावी हो जाता है। उस समय
यासीन मलिक है, बिट्टा कराते हैं, इन सब के इंटरव्यूज़ भरे पड़े हैं, आप उसे सुन सकते हैं। मैं आपको ये बिट्टा कराटे का कुछ इंटरव्यू के कुछ पार्ट सुनाता हूँ। देखिए कैसे बेशर्मी से वो 20 से ज़्यादा लोगों को मार डालने के जुर्म को स्वीकार करता है ऑन एयर, और उसके चेहरे पे कोई शिकन है नहीं। तंग आकर मैं उसमें गया, मासूम लोगों की कहाँ जाने शुरू कर ली, मैं कहाँ उनकी जाने ले लिया हमने, मुझे ऊपर से आपको मिलता था इशफाक मुजरवानी। नहीं, हमारे जहन में उसको क्या था कि हम कश्मीर को अलग करेंगे, लिबरेट करेंगे, वही हमें मतलब इधर से सिखाते थे। नहीं, गुलामी कहाँ, मैंने कहा ना, पहले हम जब ज्वाइन करता है कोई लड़का, ज्वाइन होने से पहले वो हाल उठवाते हैं, ये काम है जी, अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं। He is not one of the most dreaded terrorists, but he was a compulsive killer, and we were after him for a long time because he committed some very gruesome murders in front of women and children and things like that. 10-12 हमारे होंगे, अब 20 ही लगा दीजिए, 20 ही मारे। पहला मर्डर मैंने सतीश को मारा, सतीश कुमार तिक्कू, पंडित लड़का। मैंने कहा ना, मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलता था कि फलानी को मारो, अगर मेरी जगह किसी और को मिल जाता कि फलानी को मारो, उसको मारना था। इनसे हम सिक्योरिटी वालों पर एक्शन फायरिंग करते थे, साथ देते थे। अच्छा, मैक्सिमम मैं सर का या हार्ट का लगाता था। 20 से ज़्यादा लोगों की हत्या करने वाला यह आतंकवादी पिशाच के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, क्योंकि उसकी जो प्रेरणा स्रोत है उसमें उसके लिए ये फ़र्ज किया गया है कि तुम्हें इन लोगों को जो गैर मुस्लिम नहीं हैं, जो नॉन मुस्लिम है, उनको आपको मारना है, और इसने वो अपना काम किया। कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस से आप ये शिक्षा ले सकते हैं कि आप कितने भी शास्त्र में निपुण हो जाएं, कितने भी विद्वान हो जाएं, प्रभावशाली हो जाएं, लेकिन जहाँ पे लठ चलेगी वहाँ पे आपकी विद्वता धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए शास्त्र के साथ शस्त्र धारण करना अत्यंत आवश्यक है। आप अपनी रक्षा के लिए शस्त्र इकट्ठा कीजिए, जायज़ तरीके से लाइसेंस लीजिए, या फिर किसी भी तरीके से जो भी जायज़ अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, आप अपने आप को इस काबिल बनाइए, क्योंकि ये जो कुफ्र और ईमान की लड़ाई है ये पिछले 1400 साल से निरंतर जारी है। ये 1990 का जो कश्मीर है वो उसकी एक वानगी मात्र है। उसके पहले 6 बार इसी तरीके से हिंदू पंडितों को मारपीट के वहाँ से पहले भी भगाया जा चुका है। इसकी चर्चा हम अपने आगे की वीडियोज़ में करेंगे। तो तरीका यही है कि आपको अपना पुरुषार्थ, अपना पराक्रम प्रकट करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, वरना किसी दिन ऐसे ही मीनारों से, गुंबदों से ऐसे ऐलान हो जाएंगे और आपको मारने के लिए हर एक वो व्यक्ति तैयार हो जाएगा जो कभी आपके पड़ोसी था, आपका साथी था। शत्रु बोध होना अत्यंत आवश्यक है। अपने शत्रु को पहचानिए, सजग रहिए, समर्थ बनिए और पुरुषार्थ प्रकट करने से बिल्कुल ना झिझकिए। अपना पराक्रम प्रकट कीजिए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये युद्ध आप पर थोप दिया गया है, तो इसकी तैयारी सतत चलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।